नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल VN ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आप जानते हैं इंद्र सभा मूवी में 72 गाने हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मेरे गांव में अस्पताल यानी हॉस्पिटल नहीं है। मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। इंडिया में 28 राज्य हैं। इस प्रकार के न जाने कितने सेंटेंस हम रोज अपने आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। मगर कभी आपने सोचा कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलें? तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए खास कर लेकर आया हूं, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड पे मैंने एक वर्ड लिखा है। वो वर्ड है देयर। इसकी स्पेलिंग है THERE, देयर। ये वही वर्ड है जिसकी बदौलत हम इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देयर वर्ड है क्या। देयर एक एडवर्ब है और प्रोनाउन है। इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में विस्तार से बताऊंगा कि प्रोनाउन क्या है और एडवर्ब क्या है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि देयर एक एडवर्ब और प्रोनाउन दोनों है। सबसे पहले इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, क्योंकि उच्चारण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश स्पीकिंग में। अगर आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो आपकी स्पीकिंग में कोई क्वालिटी नहीं आ सकती। तो मैंने लिखा है BRE यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में देयर को हम देयर पढ़ते हैं, यानी कि जब आप उसको अकेले पढ़ रहे हैं या फिर जोर दे के पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे देयर। मैं फिर से कहता हूं देयर। लेकिन अगर आप इसको जल्दी में बोल रहे हैं और आप कैजुअली बोल रहे हैं तो आप इसको कह सकते हैं द। मैं फिर से कहता हूं द। तो आप इतना जान लीजिए कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। पहला है देयर, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं, और दूसरा है द, जिसको हम वीक फॉर्म कहते हैं। इसी को अमेरिकन इंग्लिश में, जिसको मैंने लिखा है AME, अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं देयर। मैं फिर से कहता हूं, इसको कहते हैं देयर। तो ये हुई प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण की बात। देयर को हम इंट्रोडक्टरी वर्ड भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं देयर का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बारी बारी से मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझते जाएं। आप अगर पेन और कॉपी के साथ बैठे हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और अगर आप पेन और कॉपी लेना भूल गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं वीडियो के आखिर में ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप वहाँ से लिख पाएंगे। इसलिए आप परेशान ना हो और वीडियो को सुनते रहें, ध्यान से देखते रहें। अब मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा है सिचुएशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सिचुएशन के आधार पे हम अगर इंग्लिश बोलें तो हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो उसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ बी, सिम, अपीयर, लुक, साउंड वगैरह वगैरह टू से दैट समथिंग एग्जिस्ट। मेरा कहने का मतलब है कि देयर का प्रयोग हम मौजूदगी बताने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। आप उसे देख सकते हो, नहीं देख सकते, वो विजिबल है, विजिबल नहीं है, आप देयर के प्रयोग से उसकी मौजूदगी को बता सकते हैं।
देखिए जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, मैंने लिखा है पहले देयर, हम देयर से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, और देयर के बाद हम वर्ब्स का यूज करेंगे। बी, जैसा कि आप देख रहे हैं बी एक वर्ब है, लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर, लेकिन यहां पे एम नहीं आएगा क्योंकि वो आई के साथ आता है। तो देयर के साथ सिर्फ इज और आर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हम जिस किसी चीज की या किसी व्यक्ति की मौजूदगी बता रहे हैं वो आएगा। तो मैंने यहाँ पे एस बी लिखा है, एस बी यानी कि somebody, हम किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए एस बी को शॉर्ट पे यूज करते हैं, और एस टी एच से हम किसी चीज को दर्शाते हैं। तो somebody और something, और किस जगह पे वो है वो प्लेस हम बाद में लिख सकते हैं। तो यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, जो फॉर्मूला बनता है वो है देयर से शुरुआत करेंगे, बी का अगर हम प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इज और आर का प्रयोग करेंगे, इसी का अगर हम पास्ट कर रहे हैं तो वाज और वर का यूज करेंगे, हम फ्यूचर की बात करें तो विल बी का यूज करेंगे। विल एक मॉडल वर्ब है, इसको मैं मॉडल के सेक्शन में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल विल के साथ हम बी का यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी मॉडल हैं सबके साथ हम बी का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ लिखा भी है जैसे मस्ट बी, मे बी, शुड बी। इसमें एक वर्ड हमने लिखा है सेम, यहां पे देखिए मैंने लिखा है सेम, अपीयर, लुक और साउंड। ये चारों एक ही वर्ड हैं, इन चारों का एक ही मतलब है, जैसे कि प्रतीत होना, जान पड़ना, ऐसा लगना। तो जब आप कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है, तो हम सेम, अपीयर, लुक और साउंड का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों एक ही हैं, आप इनमें कंफ्यूज ना हो, ये चारों एक ही हैं। तो आपने फॉर्मूला देख लिया, इसी वर्ड ऑर्डर पे आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं यहाँ पे ताकि आप उसको समझ सकें। आप कह रहे हैं कि इंडिया में 28 राज्य हैं, यहाँ पे हम 28 राज्य के होने की बात कर रहे हैं जो इंडिया में हैं। तो हमने शुरुआत की देयर से, देयर, यहाँ पे हमने आर का यूज किया। मैं एक बात और बता दूं कि देयर के हिसाब से हम इज या आर का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद आने वाला जो वर्ड है, जो नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और अगर वो प्लूरल है, एक से अधिक है, तो हम आर का यूज करेंगे। एग्जैक्टली पास्ट में भी हम वैसा ही करेंगे, वाज का प्रयोग सिंगल के साथ, एक के साथ, और वर का प्रयोग एक से अधिक के साथ। तो याद रखें, देयर के हिसाब से हम इज या आर का प्रयोग नहीं करते, हम इज और आर का प्रयोग इसके बाद आने वाले शब्द के सिंगुलर या प्लूरल होने के अनुसार करते हैं। तो अब आप देखिए 28 स्टेट्स यानी कि 28 राज्य जो कि इंडिया में हैं, इसके लिए हमने देयर के साथ आर का प्रयोग किया है। तो हमने कहा देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कुल 28 राज्य हैं। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, देयर के साथ मैंने इज का प्रयोग किया है। देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द गंगा। आप जानते हैं कि गंगा एक रिवर है और वाटर सिंगुलर है क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसी वजह से हमने यहाँ पे देयर के साथ इज का प्रयोग किया है। देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द गंगा, यानी कि गंगा नदी में बहुत सारा पानी है, ढेर सारा पानी है। यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं देयर सीम्स, और चौथे में देखिए देयर सीम। मैंने जैसा कहा कि हम
देयर के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल नहीं करते। यहाँ पे देखिए हम एक मिस्टेक की बात कर रहे हैं। आपका एक लेटर है, मैंने लिखा है कि आपके लेटर में एक गलती प्रतीत होती है, जान पड़ती है, तो हमने लिखा यहाँ पे सिम्स, लेकिन यहाँ पे है प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स। तो सम प्रॉब्लम्स की वजह से हमने यहाँ पे लिखा है सिम, और अ मिस्टेक की वजह से हमने लिखा है यहाँ पे सिम्स। यानी कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि देयर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो देयर पे डिपेंड नहीं करता, देयर पे निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उसके बाद आने वाले वर्ड पे जिसकी मौजूदगी हम बता रहे हैं अपने सेंटेंस में। तो तीसरा देखिए, देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक इन योर लेटर, यानी कि आपके लेटर में, पत्र में एक गलती जान पड़ रही है, मालूम हो रही है। जो अगला सेंटेंस है, देयर सीम टू बी सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं प्रतीत हो रही हैं या फिर प्रतीत होती हैं। आखिरी है, देयर मस्ट बी समबडी एट होम, हम घर में किसी के होने की बात कर रहे हैं, मौजूद होने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारा यकीन कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमने मस्ट का यूज़ किया है। तो आपने देखा कि हम देयर का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी के लिए कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप वीडियो देखते समय अपने घर के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, आप अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं तो वहाँ के बारे में आप यहीं बैठे बैठे देयर के प्रयोग से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपके घर में 4 कमरे हैं, आप कह सकते हैं देयर आर 4 रूम्स। आपके स्कूल में 30 टीचर्स हैं तो आप कह सकते हैं देयर आर 30 टीचर्स इन माय स्कूल। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें कि आप मौजूदगी दर्शाते हैं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने लिखा है SB यानी कि somebody, STH समथिंग। तो अब तो आप समझ गए होंगे SB का मतलब somebody कोई व्यक्ति और STH का मतलब समथिंग कोई चीज़। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ somebody something is in, यानी कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ किसी दायरे के अंदर है या किसी पर्टिकुलर जगह पे है या फिर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हिंदी में मैंने क्या somebody something का किसी जगह पे होना यानी कि वहाँ पे होना या फिर उस स्थान में होना या फिर उस स्थान पर होना। तो ये आप समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ प्लीज़ सिट देयर, आपके घर में कोई गेस्ट आया और आप चाहते हैं कि वो थोड़ी दूरी पे बैठे, वो आपके पास ना बैठे, तो आप उसको कहिए प्लीज़ सिट देयर। कॉल हिम देयर, आपने कहा किसी को किसी पर्टिकुलर जगह पे बुलाने के लिए, तो आपने कहा कॉल हिम देयर। आप इससे मिलता जुलता कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग देयर। आप यहाँ पे ओवर देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वही है। जैसे आप कह सकते हैं चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ओवर देयर, यानी कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी देयर, यानी कि मेरे दोस्त वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं मौजूदगी बताने के लिए, और किसी स्थान पे होने या फिर किसी स्थान के दायरे में होने या फिर किसी स्थान की तरफ होने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ईडियम लिखा है, ये बहुत ही प्यारा ईडियम है, बी देयर फॉर समबडी। बी देयर फॉर समबडी, इसका मतलब ये है कि समस्या होने पे सहायता और साथ देने के लिए मौजूद रहना। यानी कि किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो कोई उसका
मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थिति में हम इस इडियम जो कि देयर से बना है का प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँ, बी देयर फॉर समबडी। मैं इसको अपने 2 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा है इफ़ आई एम इन ट्रबल, अगर मैं मुसीबत में हूँ, या फिर इफ़ का मतलब 2 होता है। मैं अलग से इफ़ को मैं इफ़ के क्लास में बताऊंगा, इफ़ के वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे इफ़ का मतलब है जब। तो मैं कहना चाहूँगा इफ़ आई एम इन ट्रबल, जब मैं मुसीबत में होता हूँ, जब मैं संकट में होता हूँ, माई ब्रदर इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, मेरा भाई हमेशा मेरी मदद के लिए, मेरी सहायता के लिए मौजूद होता है, खड़ा होता है। दूसरा है टू कंट्रोल द क्राइम द पुलिस आर ऑलवेज देयर फॉर अस, अपराध को नियंत्रण करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस हमेशा हमारे मदद के लिए मौजूद होती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इडियम है, आप इसको और भी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि देयर का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलते चलते अब हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फटाफट आपको अपने से जुड़े हुए सेंटेंसेस को बोलने हैं। जैसे आप अपने घर के बारे में ले सकते हैं। आप जल्दी से बताइए आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें और कितने लोग मौजूद हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 4 रूम्स इन माई होम, देयर इज़ टॉयलेट, देयर इज़ बाथरूम, there is a guest room, there is a TV in the guest room, there are some books on my table, there is AC in my study room, वगैरह वगैरह। तो आप भी कोशिश करिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, ये तो हुई पॉजिटिव सेंटेंस की बातें। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे नो ऐड कर दीजिए। आप कह सकते हैं देयर इज नो। जैसे अगर आपके घर में एसी नहीं है तो आप कहिए देयर इज नो एसी इन माय होम। गर्मी का मौसम है, नदियाँ सूख चुकी हैं, तालाब सूख चुके हैं, तो आप कहिए देयर इज नो वाटर इन द पॉन्ड, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस लेसन को प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर से कमेंट करें। धन्यवाद।